सामने खड़ा था, जहां पर आज सुबह वो लोग खुदाई करने के लिए आए थे। आलीशान खंडहर नुमा किला, जिसकी दीवारों पर गहरे लाल रंग की काई जम चुकी थी, जो उसके पुराने होने की कहानी बयां कर रहे थे। तभी अचानक से उसके सर के ऊपर से चमगादड़ का झुंड उड़ता हुआ गया। वो थोड़ा घबरा गया, मगर फिर धीरे धीरे किसी शक्ति से बंधा हुआ उस किले की ओर बढ़ा चल रहा था। मगर फिर भी वो अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। पैर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, मगर फिर भी वो अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो जानवर की आवाज आ रही थी। रात की खामोशी को जानवर की आवाज दूर तक तोड़ रही थी। उसने आगे बढ़कर जैसे ही किले के भारी भरकम गेट को धक्का दिया, गेट इतनी आसानी से खुल गया मानो किसी ने अंदर से खोल दिया हो। तभी उसे अपने ऊपर बारिश की बूंदें गिरते महसूस होने लगी। उसने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदें अपने हाथों में बटोरी तो सोच में पड़ गया, बारिश का पानी तो ठंडा होता है या गर्म कैसे। उसने अपने आंखों के नजदीक अपने हाथ को लाकर देखा तो बारिश की बूंदें नहीं बल्कि खून था। उसके चारों ओर खून की बारिश हो रही थी। वह भागकर किले के अंदर चला गया। कमरे में अजीब सी दुर्गंध थी। उसने अपना रुमाल निकालकर नाक पर रखा और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके कमरे का मुआयना करने लगा। कमरा अंदर से बड़ा ही अजीब सा था। एक और शेर की खाल लटकी हुई थी तो दूसरी तरफ ठीक उसके सामने की दीवार पर अजीब से मंत्र लिखे थे जो पढ़ने में नहीं आ रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा हवन कुंड था। हवन कुंड के ठीक सामने एक कांच था जिस पर उसे उसकी परछाई नजर आ रही थी, मगर परछाई एकदम खामोश और भावविहीन थी। उसने अपने आप कुछ हरकत करी, मगर परछाई ऐसे ही एकटक उसे एकटक देखती रही। कमरे का दृश्य देखकर उसका मन डर के कारण सिहर उठा। वो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जाने लगा तो अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक हवन कुंड की आग जलने लगी और शेर की आंखों से रोशनी निकल रही थी। दीवारों पर लिखे हुए मंत्र हवा में तैर रहे थे। डर के कारण उसका मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। चारों ओर आग की लपट और स्याह अंधेरा। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ कीड़ों के चलने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कोई उसके शरीर का पूरा खून चूस रहा है। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जोरों से चिल्ला रहा था, मगर वहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। आग की लपटें तेज हो रही थी, वैसे वैसे वो जोरों से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर शाह आए और बोले, रवि, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ तुमको? प्रोफेसर की आवाज सुनकर रवि को होश आया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वो होटल के कमरे में था। प्रोफेसर शाह और उसका दोस्त प्रमीत उसके पास खड़े थे। कोई बुरा सपना देखा क्या रवि? रवि बुरी तरह से पसीने से लथपथ था। सपने में ही सही, किसी इंसान ने अपनी मौत अपनी आंखों से सामने देखी हो तो उसका क्या हाल होता है, वही हाल रवि का हो रहा था। धड़कनें तेज तेज चल रही थी, सांस भारी हो गई थी। यस सर, हालत देखकर तो यही लग रहा है जनाब ने कोई बुरा सपना देखा है। कितनी बार कहा है तुझसे यार, तुझे जब इन चीजों से डर लगता है तो क्यों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इतनी दिलचस्पी रखा है? अपना सब्जेक्ट बदल ले यार। आर्कियोलॉजी में कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी सामना करना पड़ता है। प्रमित और रवि दोनों प्रोफेसर शाह की गाइडेंस में अपनी थीसिस पूरी कर रहे थे। थीसिस का सब्जेक्ट पुराने महलों में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी था। दोनों ही काफी समय से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे। प्रोफेसर शाह काफी जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साइंटिस्ट भी है। उन दोनों के काफी मनाने के बाद उन्हें थीसिस पूरी करने में मदद कर रहे थे। वे लोग राजस्थान में कई जगह घूमकर किले के अंदर खुदाई करते और वहां पर निकलने वाली चीजों को कार्बन डेंटिंग करके सहेज कर रख लेते। ये सारी चीजें उनके रिसर्च में बहुत हेल्प करती थी। आज इस किले के बाहर खुदाई करते वक्त उन्हें एक वुडू डॉल की तरह डॉल मिली थी। उस डॉल के निकलते ही अचानक वहां का मौसम खराब होने लगा था और तेज बारिश शुरू हो गई। वो लोग अपना काम वहीं छोड़कर होटल आ गए थे। प्रोफेसर शाह ने रवि के कंधे पर अपना हाथ रखा ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। तभी अचानक उनकी निगाह रवि के हाथों पर गई। हाथ पर कई जगह खरोच के निशान थे। रवि, तुम्हारे हाथों पर ये खरोच के निशान कैसे? रवि आश्चर्य से अपने हाथों की ओर देखा और फिर कुछ सोचकर बोला,
हो सकता है आज सुबह किले की खुदाई के दौरान चोट लग गई हो। अभी सपने में भी मैं उसी किले के अंदर था। आज से पहले हम लोग कहीं ऐसी जगह गए हैं जो शायद हॉन्टेड हो, मगर ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ जैसा कि आज हुआ। कितनी बार कहा है तुझसे रात के समय तो अपने दिमाग को शांत रखा कर। वही सारी बातें सोचकर तू सोया होगा, इसलिए वो सब सपने में नजर आया। खैर छोड़ो। प्रोफेसर साहब, आज हमें क्या करना है आप कुछ पहले से बता दीजिए ताकि दिन भर का प्लान हो सके। प्रोफेसर साहब कुछ सोच रहे थे, फिर उन्होंने रवि की हालत देखकर कहा, नहीं, आज तुम दोनों यहीं पर आराम करना, कल सोचेंगे क्या करना है। वैसे भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें किले के अंदर खुदाई करने की अथॉरिटी नहीं मिली है। मैं अभी कुछ सीनियर्स लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम दोनों में से कोई मेरी परमिशन के बिना उस किले के आसपास भी नहीं जाएगा। प्रोफेसर के जाने के बाद अमित वहीं रवि के पास बैठ गया और मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, प्रोफेसर साहब भी आधी अधूरी बातें करके चले जाते हैं। मैं तो आज इतना एक्साइटेड था कि किले के अंदर चलेंगे। वैसे भी ये पूरा गांव वीरान पड़ा है, यहाँ पर कुछ घूमने को भी नहीं है। हाँ यार, ये बात तो सोचने वाली है। कल जैसे ही बारिश शुरू हुई थी, गांव में कोई भी नजर नहीं आया कि वो हमारी मदद कर सके। ये किला इतना खूबसूरत है, मगर पता नहीं क्यों लोग इसके अंदर जाने से डरते हैं। अरे यहाँ बाहर होटल मैनेजर से भी मैंने बात की थी, वो भी अजीब अजीब कहानियां सुना रहा था। अजीब कहानी? कैसी अजीब कहानी? ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर इतना पता है ये किला शापित है। हमसे पहले कई लोग इसकी खुदाई करने आए थे। इस किले के अंदर जाने वाला कभी जिंदा बच नहीं पाता, इसलिए अब गवर्नमेंट इसके लिए अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं देती। मगर यार, ऐसा क्या हुआ जो ये किला इस तरह हॉन्टेड हो गया कि आसपास का पूरा गांव भी उजड़ गया? हम लोग खुद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर सर्च कर रहे हैं, इसलिए इतना तो पता है कि पुराने जमाने में भी लोग अपना बदला निकालने के लिए जादू, टोने, रूह, आत्मा आदि इस्तेमाल करते थे। भले ही रूप अलग अलग हो जाते हैं, मगर हर जगह यही सब हमें मिलता है। आज के जमाने में हम चाहे इसकी हंसी उड़ा ले, मगर ये सब सत्य है। कुछ ऐसे ही कहानी इस किले की भी है। बहुत साल पहले यहाँ पर राजा चंद्रमणि राज करते थे। उनकी पत्नी सुनैना पड़ोसी राज्य के राजा की इकलौती बेटी थी। सुनैना बचपन से ही अकेली रहती थी। उसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था, हर चीज पर अपना अधिकार रखती थी। शादी के 4 साल हो जाने के बाद कई तरह के इलाज कराने के बावजूद भी सुनैना गर्भवती नहीं हो सकी। बेटा, हमें तुम्हारे वंश की चिंता होने लगी है। महारानी सुनैना आपको संतान का सुख नहीं दे पा रही हैं। आप दूसरी शादी कर लीजिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? महारानी के होते हुए हम दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? महाराज, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप बहु विवाह करने वाले पहले राजा हों। ये तो हमारे यहाँ की प्रथा चली आ रही है कि एक राजा कई शादियाँ कर सकता है। फिर तो हम आपको केवल दूसरी शादी करने के लिए ही कह रहे हैं, ताकि आपको वंशज की प्राप्ति हो सके। राजमाता के समझाने पर महाराज शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जब सुनैना को इसके बारे में पता चलता है तो वो नाराज होकर महाराज से कहती है, आप हमारे होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकते। रही संतान की बात तो हम संतान गोद ले लेंगे, मगर आप संतान के लिए शादी मत कीजिए। महारानी सुनैना के लाख मना करने के बावजूद भी राजमाता राजा की दूसरी शादी करवा देती हैं। महारानी इसे अपना अपमान समझती है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। समय बीतने पर नई रानी गर्भवती होती है और उसकी कोख से एक लड़के का जन्म होता है। महाराज अपने वारिस के जन्म होने पर बहुत खुशियां मनाते हैं। छोटी रानी को पुत्र होने के बाद महाराज अब ज्यादा समय छोटी रानी के साथ ही बिताते थे। सुनैना अब उपेक्षित सी रहने लगी। उससे ये सब देखा नहीं जाता और अपनी एक खास दासी के कहने पर एक बाबा की मदद से तंत्र साधना चालू करती है। तांत्रिक की मदद से उसने एक गुड़िया तैयार की और वो गुड़िया उसने राजकुमार को भेंट की। अमावस्या की रात को वो गुड़िया जिंदा हो गई और उसने राजकुमार और नई रानी दोनों का खून कर दिया। सुनैना अपने रास्ते का कांटा हटने से बहुत खुश थी। उस खुशी में उसने उस गुड़िया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब हर अमावस्या को वो गुड़िया किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाती थी। धीरे धीरे गुड़िया के डर से यह गांव खाली होने लग गया। कहते हैं आज भी अमावस्या को गुड़िया अपने शिकार के लिए निकलती है। क्या? रानी के जलन में पूरे राज्य को नष्ट कर दिया? खैर, जब तक प्रोफेसर आ रहे हैं तब तक मैं शावर ले लेता हूँ। पूरे शरीर पर जलन सी हो रही है यार, कुछ कमजोरी भी लग रही है, मानो शरीर में ताकत ही नहीं है। रवि वॉशरूम में जाकर जब कपड़े उतार रहा था तो कांच में देखकर दंग रह गया।
पूरे शरीर में जगह जगह घाव हो रहे थे, मानो किसी ने इंजेक्शन लगाकर उसके शरीर का खून निकाला हो। वह जोरों से चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज वहीं दबकर रह गई। बाथरूम की नाली से ढेर सारे कीड़े निकले और उसके पूरे शरीर पर चिपक गए। वह दर्द से तड़प रहा था और दूर किले में वो गुड़िया जो खुदाई में निकली थी, वह